साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं 2023 के लिए। ठीक है, 2023 में जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए हमारे 13 टेस्ट हो चुके हैं। ये हमारा 14वां टेस्ट है। ठीक है, इस टेस्ट के साथ साथ हमारे चैनल पे यूपी पीसीएस प्लस आरओ के लिए भी टेस्ट चल रहे हैं, हिंदी के भी टेस्ट चल रहे हैं। हमारी निबंध की क्लासेस हो चुकी हैं, इथिक्स की 6 क्लासेस आ चुकी हैं, 5 क्लासेस और आनी है पीसीएस के लिए। ठीक है, तो अगर अगले साल आप मन बनाए हैं या 2024 में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व कर लिए, साथ साथ हमारी निबंध और इथिक्स की क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, आपको अत्यंत लाभ होगा। ठीक है, तो हमारे 25 प्रश्न हो गए थे पिछले वीडियो में, 1 से लेकर 25 तक। इसमें 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक, 25-25 प्रश्न इसलिए शामिल किए जाते हैं जिससे वीडियो बड़ा ना हो, वीडियो अच्छे से समझ में आए। हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम निकालना, एग्ज़ाम क्रैक करना। एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा? जब हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, प्रश्न की प्रकृति को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तब हमारा एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 25-25 प्रश्न इसलिए भी शामिल किए जाते हैं जिससे समझ में आए और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अदरवाइज़ मैं पूरे 100 प्रश्न एक साथ करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आधी चीज़ें भूल जाएंगी, आधी याद रहेंगी। ठीक है, तो उद्देश्य यही रहता है कि सारी चीज़ें याद रहें, जिससे एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न हमारे सामने आए हम उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे, आज के प्रश्नों को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रकार के उद्योग भारी उद्योग होते हैं जो प्रायः कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं और धातु प्रगलन, भारी इंजीनियरिंग, रसायन विनिर्माण या वस्त्र उत्पादन में संलग्न होते हैं। तो ये किस प्रकार के उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न की प्रकृति ही ऐसी है, पूछा गया है कि उद्योग जो होते हैं ये भारी उद्योग होते हैं। पहली लाइन में ये लिखा है, तो भारी उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं ये हमको याद होना चाहिए। दूसरा लिखा है कि जो प्रायः कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। अब कोयला क्षेत्रों के पास कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा है धातु प्रगलन यानी धातुओं को गलाना, भारी इंजीनियरिंग, रसायन विनिर्माण या वस्त्र उत्पादन में ये संलग्न होते हैं। तो ऐसा कौन सा उद्योग हो सकता है? तो ये उद्योग हो सकता है चिमनी वाले उद्योग। ठीक है, चिमनी वाले उद्योग ऐसे उद्योग हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं चिमनी वाले उद्योग? चिमनी वाले उद्योग में जैसे रसायन वाले हो सकते हैं, जिसमें रासायनिक कार्य किए जा सकते हैं, या भारी इंजीनियरिंग वाले कार्य किए जा सकते हैं, वस्त्र उत्पादन। तो इन सब चीज़ों में जो है, इन उद्योगों में धुएं की चिमनी वाले उद्योग के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, हमारी जो खरीफ की फसल थी वो कट गई। खरीफ की फसल क्या होती है? चावल की फसल होती है, जानते ही हैं। ठीक है, तो अभी जैसे चावल की फसल हो गई है, तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है चावल की फसल जो होती है वो कैसे होती है। पहला कथन है हमारा, मृणमय काली मृदा जिसमें जल संचित रह सकता है चावल के लिए आदर्श होती है। पहला कथन है। ठीक है, दूसरा कथन है, इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग में चावल की खेती की जाती है। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहले कथन की तरफ हम आते हैं, तो हमारा पहला कथन कहता है कि मृणमय काली मृदा जिसमें जल संचित रह जाता है चावल के लिए आदर्श होती है। बिल्कुल गलत है, काली मृदा में चावल नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। आज चावल जो होता है वो एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पादप है। ठीक है, जिसके कारण
इसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के उच्च तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, मध्यम तापमान नहीं बल्कि उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी सिंचाई आवश्यक होती है। ठीक है, ये आप जान लीजिए, कम वर्षा इसके लिए नहीं चाहिए होती है। और इसकी जो मृदा होती है वो मृणमय जलोढ़ मृदा, ठीक है, मृणमय जलोढ़ मृदा चाहिए, ना कि काली मृदा चाहिए। ये जो यहाँ काली मृदा लिखी है वो जलोढ़ मृदा चाहिए, जिसमें जल संचित रह सकता है। यानी एलोवियल सॉइल जो होती है वो चावल के लिए आदर्श मानी जाती है, ये आप जान लीजिए। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ उच्च तापमान चाहिए होता है। उच्च तापमान मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए होता है, मध्यम तापमान नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो मध्यम तापमान है इसकी जगह उच्च तापमान होता तो ये कथन सही हो जाता, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है, देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग में चावल की खेती की जाती है, तो तीसरा कथन सही है। यानी विश्व में भारत का चावल उत्पादन में 21.9%, कितना? 21.9% योगदान है। और वर्ष 2017 में भारत जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। ठीक है, देश में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 1/4 क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा कथन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रहा पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? देखिए, ऐसे टर्म जो है एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या करता है। तो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी क्या होती है? यह होती है या किसी कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों को छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों? देखिए, ये प्रश्न क्यों यहाँ पूछा गया है, क्योंकि अप्रैल का करंट अफेयर्स है और ये जो है चर्चा में रहा है। यानी ट्विटर ने क्या किया था, ट्विटर ने सर्वसम्मति से एक तथाकथित शेयर धारक अधिकार योजना को अपनाया है, जिसे पॉइजन पिल भी कहा जाता है। यह योजना सभी शेयर धारकों को उचित नियंत्रण प्रीमियम का भुगतान किए बिना किसी भी संस्था या व्यक्ति या समूह द्वारा खुले बाजार में संचयीकरण के माध्यम से ट्विटर पर नियंत्रण प्राप्त करने की संभावना को कम कर देती। ठीक है, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी जो है मौजूदा शेयर धारकों को कम कीमत पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का विकल्प देती है। ठीक है, जिससे एक नए आक्रामक पक्ष की स्वामित्व हिस्सेदारी प्रभावी रूप से कमजोर हो जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये होती है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में पूछा जा रहा है। तो ट्रांस साइबेरियन जो है यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये तो आप जानते ही होंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यानी क्यों? क्योंकि ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग का निर्माण यूरोपीय रूस को साइबेरिया या एशियाई रूस से जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इरकुत्स्क, चिता और खाबरोवस्क से गुजरते हुए प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होने के कारण 8 समय क्षेत्रों को पार करता है। कभी पूछ सकता है कि 8 समय क्षेत्रों को कौन सा रेल मार्ग जो है पार करता है, तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, दूसरा कथन है यह रूस के मॉस्को से जापान के टोक्यो तक जाता है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यह जो है यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क
इर्कुत्स्क चीता खारबोक से गुजरते हुए प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो पहला कथन है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। पहला कथन ये कहता है। पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जो है लोरेन में यूरोप का सबसे विशाल लौह अयस्क भंडार स्थित है। इसके अतिरिक्त जर्मनी के नॉर्मैंडी, पेनेरीज, सेल्सिया और फालिया क्षेत्र और यूनाइटेड किंगडम के क्वीनलैंड, मिडलैंड और स्कॉटलैंड क्षेत्र यूरोप के प्रमुख अयस्क खनन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा कथन है, लॉरेन में यूरोप का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार स्थित है। बिल्कुल सही है दूसरा कथन, यानी जो है लॉरेन में विश्व का यानी यूरोप का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा सही है। और दक्षिण अफ्रीका यहाँ ना होके क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। मिस्र हो जाएगा। मिस्र जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। कौन सा है? मिस्र है। ठीक है, तो हमारा कथन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला कथन है, यह एक अत्यधिक वाणिज्यिक कृषि है। सही है। भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है वो वाणिज्यिक कृषि होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागरीय कृषि शब्द उन क्षेत्रों में प्रचलित कृषि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह अत्यधिक वाणिज्यिकृत कृषि के लिए होती है। ठीक है, दूसरा कथन है, यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचलित है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व में 5 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है भूमध्य सागर के चारों ओर अवस्थित है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तीसरा कथन है, अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। बिल्कुल सही है। तो अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है क्योंकि खट्टे फलों की खेती सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो चौथा भी ऑप्शन सही है कि भूमध्य सागरीय कृषि का लाभ यह है कि सर्दियों के मौसम में अधिक मूल्यवान फसलें जैसे फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, जिनकी यूरोप और अमेरिका में अत्यधिक मांग रहती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है बर्फ जब जम जाती है तो वहाँ सब्जियां नहीं होती हैं, तो सारा जो डिमांड होती है फल और सब्जियों की वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से पूरी होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं विभिन्न प्रकार के ग्रामीण बस्ती प्रतिरूपों की है। तो ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो हमारा पहला कथन है, नगरों के आसपास विकास का वृत्ताकार प्रतिरूप। नगरों के आसपास विकास का वृत्ताकार प्रतिरूप, तो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इस प्रकार के गांव जो वृत्ताकार प्रतिरूप होते हैं वो जो है गांव, इस प्रकार के गांव झीलों और तालाबों आदि के चारों ओर विकसित होते हैं। कभी कभी गांव को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे वन्य जीवों से सुरक्षित रहें। ठीक है, दूसरा कथन है, जहां कई सड़कें मिलती हैं वहां तारे के आकार का प्रतिरूप विकसित होता है। बिल्कुल सही है।
तारे के आकार का प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कई मार्ग एक साथ एक स्थान पे मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे या सड़कों के किनारे आवासों का निर्माण होने के कारण तारे के आकार की बस्तियां विकसित होती हैं। ठीक है। अगला कथन है झीलों के आसपास आयताकार प्रतिरूप विकसित होता है। गलत कथन है। क्यों? क्योंकि आयताकार प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों या चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है। तो तीसरा कथन भी हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? पहला हमारा कथन है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि के बारे में दिया है दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जी की फसल उगाना। ठीक है। तो पहला कथन हमारा सही है। ट्रक कृषि जो है क्या होती है? दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाने को ट्रक कृषि कहते हैं। ठीक है। दूसरा कथन है हमारा कारखाना कृषि। कारखाना कृषि क्या होती है? इसमें विनिर्मित पशु आहार एवं पशु चिकित्सा देखभाल के साथ गौशालाओं और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन एवं मवेशी पालन किया जाता है। ठीक है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही। तीसरा कथन है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि आप पढ़े होंगे। ठीक है। कृषि में एग्रीकल्चर में भी पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे और ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। मिश्रित कृषि वो होती है जहाँ पे जो है एक ही समय में विभिन्न फसलें उगाने का समान बल देना, ये नहीं होती है। मिश्रित कृषि वो होती है जिसमें जो है मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए। ठीक है। तो वो होती है मिश्रित कृषि, यानी चारे की फसलें मिश्रित कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन तीसरा कथन गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है हमारा कथन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूछा है निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, जयपुर, कोटा। 5 कथन दिए गए हैं शहर, और इसमें ये जानना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के उपयुक्त में से कौन से प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज को आप मैप में देखे होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैप है। ठीक है। मुझसे थोड़ा अच्छा नहीं बना, गंदा मैप बना है, लेकिन समझ लीजिएगा। ठीक है। मान लीजिए ये मैप है, तो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज कुछ यूं गुजरता है। ठीक है, कुछ यूं गुजरता है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है हमारा, इसमें जो है कौन कौन से शहर आते हैं, तो जान लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज में हमारे शहर जो आते हैं वो आते हैं भुवनेश्वर। इस ऑप्शन में जो जो दिए हैं, भुवनेश्वर के अलावा आते हैं वाराणसी, उसके अलावा आते हैं जयपुर। ठीक है। पटना और कोटा नहीं आते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है। कितना है? 5,846 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 4 और 6 लेन, दोनों तरह के लेन बने हैं। ठीक है। जो 4 विशाल महानगर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ते हैं। ठीक है। यानी दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई से कोलकाता। ठीक है। ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। इन नेटवर्क से जुड़े कौन कौन से अन्य शहर हैं, जिसमें अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, बालेश्वर है, जिसे आजकल बालासोर कहा जाता है, भुवनेश्वर है, कटक है, बहरामपुर है, दुर्गापुर है, जयपुर है, कानपुर है, पुणे है, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, विजाग या
वाइजैक जिसे कहते हैं, या विशाखापट्टनम, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर और बड़ोदरा शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो शहर हैं इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शैल गैस भंडार है? तो विश्व का सबसे बड़ा शैल गैस भंडार चाइना में है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि चाइना में पाया जाता है। चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा शैल गैस भंडार होने का अनुमान है। उसके बाद अमेरिका, फिर अर्जेंटीना, फिर मैक्सिको, फिर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का स्थान है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया है, एक तरफ राज्य, मतलब जो लोकल एग्रीकल्चर है उसका नाम है और कौन से राज्य से यह संबंधित है ये हमको बताना है। ठीक, तो स्थानांतरित कृषि जो है पूछा है कौन से उपयुक्त में से सही सुमेलित है। ठीक, तो पहला है पामलू। पामलू मणिपुर में स्थानांतरित कृषि है, पहला सही है। दूसरा है वेवर। वेवर जो है मध्य प्रदेश में, दूसरा भी सही है। तीसरा है कुरुगा, झारखंड में, बिल्कुल सही है। चौथा है पेंडा, आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, ये ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि जानते ही हैं। स्थानांतरित कृषि लंबे समय से उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के आर्द्र उष्ण कटिबंध में की जाने वाली कृषि का एक तरीका है। ठीक है, कर्तन एवं दहन की प्रथा में किसान मूल वनस्पतियों को काटकर जला देते हैं, फिर लगातार 2 या 3 मौसमों के लिए इस खुली राख से उर्वर हुई मृदा में फसल उगाते हैं। तो कभी कभी जो है इंटरव्यू में प्रश्न पूछ लेता है कि कर्तन एवं दहन क्या है। तो कर्तन एवं दहन में जो है किसान अपनी मूल वनस्पतियों को जला देते हैं। ठीक है, ये जान जाइए। स्थानीय कृषि के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हमेशा कभी कभी गूगल का सहारा लिया जाता है तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला के बारे में जानना है। पहला कथन है हमारा, यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है। पहला कथन हमारा सही है। कोयला जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है यह कोयले के सर्वोत्तम प्रकारों में से एक है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन होता है तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट में व्यवहारिक रूप से कोई अस्थिर पदार्थ नहीं होता है। यह आसानी से प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन एक बार जलने के बाद इसकी ताप क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, यह लंबे समय तक जलता रहता है, साथ ही इसके जलने के बाद अत्यधिक कम राख शेष बचती है। यह अन्य प्रकार के कोयलों की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है, ये याद रखिएगा। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब चमकदार होगा और कठोर होगा। ठीक, दूसरा कथन है विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% भाग एंथ्रेसाइट है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है एंथ्रेसाइट विश्व के कुल कोयले का लगभग 5% भाग है, ना कि 50%। सिर्फ 5% पाया जाता है। ठीक है, और भारत में इस प्रकार का कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, वह भी बहुत कम मात्रा में, ये जान लीजिए। एंथ्रेसाइट कोयले का जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला प्रकार है। ठीक है, कोयले का सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला प्रकार है। तीसरा है पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइट क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में स्थित है, गलत है। तीसरा भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अधिकांश उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है। ठीक है,
पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। और देश के संपूर्ण कोयला भंडार में 2% से भी कम का योगदान देता है। एंथ्रासाइट की कुल मात्रा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी यूक्रेन, पश्चिमी कनाडा, चीन और अन्य देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा हमारा कथन ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन सिर्फ सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रचलित सिंचाई प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो सिंचाई प्रणाली है उसके बारे में जानना है। तो पहला कथन है, लघु सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत शामिल होते हैं, जबकि बड़ी और मध्यम परियोजनाएं अधिकांशतः सतही जल संसाधनों का दोहन करती है। तो पहला कथन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि लघु सिंचाई परियोजनाओं में उनके स्रोत के रूप में सतही और भौम जल दोनों शामिल होते हैं, जबकि बड़ी और मध्यम परियोजनाएं अधिकांशतः सतही जल संसाधनों का दोहन करती हैं, ठीक है, ये याद रखेगा। फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को नियमित नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो केवल विकसित सिंचाई प्रणालियों द्वारा ही संभव होती है, ठीक, ये याद रखेगा। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है, ड्रिप सिंचाई स्प्रे या सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई और बबलर सिंचाई सिंचाई विधियों की कुंड सिंचाई श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई फुहार या सूक्ष्म सिंचाई छिड़काव और बबलर सिंचाई सिंचाई श्रेणियों की सिंचाई विधियों से इस श्रेणी से संबंधित है। किससे? स्थायीकृत सिंचाई से, यानी लोकलाइज्ड इरिगेशन से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखेगा। लोकलाइज्ड इरिगेशन से संबंधित होता है, यानी स्थानीयकृत सिंचाई से संबंधित होता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? पहला कथन है हमारा, यह मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त अर्ध शुष्क भूमि प्रदेशों में प्रचलित है। तो पहला कथन हमारा सही है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है विस्तृत वाणिज्य कृषि अनाज कृषि की विशेषताएं, ठीक है, तो ये सही है, यानी मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, ठीक है। दूसरा कथन है, इसमें गेहूं प्रमुख फसल है, हालांकि मक्का, जौ, जई और राई जैसी अन्य फसलें भी उगाई जाती है। तो बी भी सही है। तीसरा है, इसमें खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक के कृषि के सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। तो सी भी सही है। इसमें प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन के साथ प्रति एकड़ उच्च उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, ठीक। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, ठीक। इसके अलावा लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छंद उद्योगों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। स्वच्छंद उद्योग ये काफ़ी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला कथन हमारा सही है। स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं उस उद्योग के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जिसे संसाधनों या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। और स्वच्छंद उद्योग जो है व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। वे किसी विशिष्ट कच्चे माल जिसके भार में कमी हो रही हो अथवा नहीं पर निर्भर नहीं होते हैं। वे काफ़ी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा कथन है, स्वच्छंद उद्योग संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने में अत्यधिक योगदान देते हैं। तो दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि ये गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं जो आवासीय क्षेत्रों के पास स्थापित हो सकते हैं।
तीसरा कथन है ये उद्योग दूर क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, तो तीसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये अभिगम्यता ये सड़क तंत्र के पास अपेक्षित होते हैं, यानी इन्हें दूर जो है नहीं स्थापित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा स्वनिधि से समृद्धि, करंट अफेयर्स का सवाल है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, पहला कथन है यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, पहला कथन ये क्या कहता है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत प्रारंभ एक केंद्रीय कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम? स्वनिधि से समृद्धि। तो पहला कथन हमारा जो है गलत है। ठीक, क्यों गलत है? क्योंकि इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा है इसका उद्देश्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है। तो दूसरा कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है रेहड़ी पटरी वालों के समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य। तीसरा है भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है। ठीक, तो तीसरा कथन हमारा सही है, यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद जिसे QCI कहा जाता है, इसका जो है कार्यक्रम का भागीदार है। ठीक, तो हमारा कौन सा कथन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी विशेष स्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण है? कौन से कारक जो हैं किसी विशेष स्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण हो सकते हैं? यानी अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो आर्थिक अवसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आर्थिक अवसर हो सकते हैं, यानी उनको जो है पैसा कमाने का अवसर मिल रहा हो। ठीक, तो जो है वहाँ जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, जैसे जापान में ओसाका, भारत में मुंबई। ठीक है, मुंबई देखते ही हैं। दूसरा है उपजाऊ मृदा, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, जैसे जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ भी लोग जो जाके बस जाते हैं, जानते ही हैं। ठीक है, तीसरा है स्थल कृतियाँ, बिल्कुल स्थल कृतियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान आप देख ही लीजिए, उत्तर प्रदेश वगैरह में कितना ज़्यादा उच्च घनत्व है जनसंख्या का। ठीक है, चौथा है उत्प्रवास, तो उत्प्रवास नहीं हो सकता। उत्प्रवास जो क्या होता है? उत्प्रवास किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का बाहरी आवागमन है, इससे जनसंख्या में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्रक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है अभ्रक के उत्पादन में भारत का लगभग एकाधिकार है, जो विश्व के कुल उत्पादन के आधे से अधिक भाग का उत्पादन करता है। तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, यानी अभ्रक का उत्पादन यहाँ पूरे विश्व के आधे से अधिक होता है। ठीक है, अब अभ्रक उत्पादन में भारत जो है लगभग विश्व का 60% उत्पादन करता है। ये जान लीजिए कितना, 60%। दूसरा कथन है भारत के राजस्थान में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि अभ्रक का जो भंडार है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में नहीं बल्कि कहाँ है? कुल संसाधनों में आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभ्रक जो है कितने प्रतिशत है पूरे भारत में? तो 41% हिस्सेदारी जो है आंध्र प्रदेश की है। कितना? 41% हिस्सेदारी आंध्र प्रदेश की है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, राजस्थान में सिर्फ 28% है। फिर उसके बाद उड़ीसा में 17%, महाराष्ट्र में 13%, बिहार में 2% स्थान है। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत है। तीसरा कथन है अभ्रक में प्रत्याशता, कठोरता, लोचशीलता और पारदर्शिता का एक अनूठा संयोजन है और इसलिए इसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो तीसरा हमारा कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीज के बारे में पूछा गया है, तो मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इसका उपयोग विरंजक, चूर्ण और कीटनाशकों के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है विरंजक, चूर्ण और कीटनाशकों के लिए किया जाता है। तो पहला कथन हमारा सही है, क्योंकि जो है मैग्नीज जो है का उपयोग जो है कीटनाशक, पेंट, ओपधार बर्तन यानी ग्लास्ड पोटरी जो होती है, माचिस में भी किया जाता है, बैटरी में भी किया जाता है और चीनी मिट्टी के निर्माण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन है हमारा, ब्राज़ील मैग्नीज अयस्क में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका, ना कि ब्राज़ील। ठीक है, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील नहीं है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 33.5% है। ठीक है, कितना? 33.5%। ठीक, और लगभग 1 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है, 5वां। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। विश्व में मैग्नीज का 10% भंडार मौजूद है। ठीक, याद रखिएगा। तीसरा कथन है हमारा क्या? तीसरा कथन है जापान भारत के मैग्नीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है। सॉरी, जापान जो है भारत के मैग्नीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो हमारा तीसरा भी कथन सही है। ठीक है, जापान जो है, जो भारत में मैग्नीज का उत्पादन होता है, उससे जो है भारत लगभग 2/3 हिस्सा जो है जापान खरीद लेता है भारत के मैग्नीज का। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के अतिरिक्त लोहे और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपरिहार्य कच्चे माल हैं? लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपरिहार्य कच्चे माल हैं? तो कौन कौन से कच्चे माल हो सकते हैं? इसमें हो सकते हैं चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्रिसह मृत्तिका। ठीक है, चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी निर्माण प्रक्रिया में इन 4 कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग और कोकिंग कोयले के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग के लिए इन चारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ऊपर कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सी कृषि हो सकती है। पहला है इसका मुख्य उद्देश्य उच्च उत्पादकता प्राप्त करने और उत्पादन लागत को कम रखने के लिए आधुनिक आगतों के उपयोग के माध्यम से फसल उत्पादन करना है। दूसरा कथन है यह आमतौर पर विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा है यह गहन एवं विस्तृत हो सकती है। तो ये ऐसी खेती पता है कौन सी होती है? वो वाणिज्यिक खेती होती है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि ऐसी होती है। ठीक है, ये जान लीजिए। भारत में भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव के कारण वाणिज्यिक कृषि सामान्यतः नहीं की जाती है, ये भी आप जान लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कभी कभी सुर्खियों में उल्लिखित जे फॉर्म संबंधित है। करंट अफेयर्स का सवाल है। तो जे फॉर्म क्या होता है? जे फॉर्म होता है मंडियों में किसान की कृषि उपज के बिक्री रसीद से जे फॉर्म होता है। ठीक है, यानी ये करंट अफेयर्स क्यों पूछा गया है यहाँ पे सवाल, क्योंकि पंजाब, हाल ही में पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो रबी मौसम की खरीद से किसानों को तत्काल रूप से डिजिटली कृत फॉर्म जे, यानी ऐसा कोई फॉर्म रहेगा जे फॉर्म, ठीक है, जिसे जो है प्रदान करेगा। फॉर्म जे मंडियों में किसी किसान द्वारा बिक्री की गई कृषि उपज की बिक्री रसीद है, जो कि विक्रेता किसान के लिए आय प्रमाण के रूप में जो है कार्य करती है। इस फॉर्म को पहले आढ़तियों द्वारा स्वयं जारी किया जाता था। इसका उपयोग वित्त जुटाने, सूचना प्रौद्योगिकी छूट प्राप्त करने, सब्सिडी प्राप्त करने, किसानों के बीमा आदि के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यह राज्य में गेहूं और धान दोनों फसलों के कृषि भूमि के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसे डिजी लॉकर में भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जे फॉर्म किससे संबंधित है? मंडियों में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद से। आगे बढ़ते हैं। आगे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह एक विशाल प्रायद्वीप है जो यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। यह उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया के साथ राजनीतिक सीमा साझा करता है। डोरडेनल्स, मरमरा सागर, बोस्पोरस जल संधि इस देश को दो असमान भागों में विभाजित करते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस देश का वर्णन किया गया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसका ये वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है तुर्की का। ठीक है, आप वर्ल्ड मैप उठा के तुर्की को जरा एक बार देखिए और जो चीज़ें लिखी गई हैं यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में तुर्की को ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि उससे सवाल पूछता ही पूछता है, क्योंकि वो कई सारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक सीमाएं साझा करता है, भौगोलिक विशेषताएं भी हैं तुर्की की। ठीक है, तो तुर्की को बहुत ध्यान से याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तांबे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तांबे के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है, भारत अपनी आवश्यकताओं हेतु तांबे के आरक्षित भंडार के मामले में आत्मनिर्भर है। क्या कथन सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जो है भारत को अन्य देशों, मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे तथा मैक्सिको से तांबा आयात करना पड़ता है, इसलिए जो है ये स्वनिर्भर नहीं है। ठीक, दूसरा है, भारत में तांबे का प्रमुख निक्षेप उड़ीसा में स्थित है। तो दूसरा भी कथन गलत है। क्यों? क्योंकि तांबे के निक्षेप मुख्यतः जो है झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में नहीं। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है, तांबे का खनन एक महंगी एवं लंबी प्रक्रिया है क्योंकि तांबे के अयस्क में धातु का प्रतिशत अत्यधिक कम होता है। ठीक, तो तीसरा हमारा कथन सही है, क्योंकि तांबे का खनन एक महंगी और लंबी प्रक्रिया है क्योंकि तांबे के अयस्क में धातु प्रतिशत अत्यधिक कम होता है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के जो सौर ऊर्जा लक्ष्य हैं उनके बारे में पूछा गया है, तो चलिए जान लेते हैं। पहला कथन है, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो पहला कथन है, भारत वर्तमान में संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पे है। गलत है, क्योंकि जो है भारत वर्तमान में संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें स्थान पे है।
कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे है, ना कि पहले स्थान, दूसरे स्थान पे। ठीक है, 5वें स्थान पे है, याद रखिएगा। दूसरा कथन है हमारा, वर्ष 2011 के पश्चात भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र 50% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से वृद्धि कर रहा है। बिल्कुल सही है दूसरा कथन। तीसरा है, भारत ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 300 गीगावाट की कुल संस्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो तीसरा कथन भी हमारा सही है। तो इस प्रकार कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो है 26 से लेके 50 तक के प्रश्न, यानी 25 प्रश्न आज के वीडियो में हम शामिल किए हैं। आगे के वीडियो में भी जो है 51 से लेके कहाँ तक, 75 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाभ मिलेगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।